हेलो दोस्तों, स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सर आज पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको विधायिका के बारे में बताऊँगा, जिसमें संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका दोनों के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। और दोस्तों, जो भी मेरे पिछले वीडियो पढ़े हैं आप उनको भी देखिएगा और उनसे आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विधायिका की। विधायिका क्या है? यानी विधायिका का कार्य होता है विधेयकों को पास करना, विधेयकों को बनाना तथा उनको पास करना। इसमें पहले नंबर पे आती है संघीय विधायिका और दूसरी होती है राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में संसद होती है। संसद की चर्चा अनुच्छेद नंबर 79 में की गई। संसद के 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन सीधे आता है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में हम पहले से ही कर चुके हैं। राष्ट्रपति वाला वीडियो पीछे मैं बना चुका हूँ, आप उसको जाइएगा देखिएगा। नंबर दूसरे पर आती राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 में की गई है। नंबर 3 पे आती लोकसभा। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद नंबर 81 में की है। यानी इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। अगर कोई भी विधेयक पास हुआ तो पहले या तो लोकसभा में पास होगा या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में पहले पास हुआ तो लोकसभा पास करेगी, उसके बाद राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और वह बिल एक्ट के रूप में बन जाएगा। ये तो बात हुई हमारी संसद के रूप में, यानी संसद का क्या क्या कार्य है। फिर आती है राज्यों में। राज्यों में कि संसद तो होती नहीं, राज्यों में होती विधानमंडल। दोस्तों, राज्यों में क्या होती है? विधानमंडल। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 पर विधानसभा होती है, नंबर 3 पर विधान परिषद। यानी कि कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो उसमें सिर्फ 2 अंग होंगे, केवल विधानसभा होगी और राज्यपाल होगा। तो विधायिका का क्या कार्य है वो तो पहले ही बता चुके कि विधेयकों को बनाना तथा उनको पास करना, ये विधायिका का कार्य होता है। ये विधायिका का मुख्य कार्य होता है। यानी कि विधायिका का मुख्य कार्य होता है विधेयकों को बनाना तथा उन्हें पास करना। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। यानी कि भारत में क्वेश्चन सीधे आएगा कि भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो संसदीय प्रणाली अपनाई गई। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो हम क्या लगाएंगे? कनाडा से। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से, और वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की किस प्रकार की व्यवस्था है? तो हम कहेंगे संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली ली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से। और किस मॉडल पर आधारित है? तो बताएंगे वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। आगे देखते हैं। अब बात आती है लोकसभा और राज्यसभा की। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई, पहले ही बता चुके, और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई। अब यहाँ पर इनमें अंतर क्या होता है?
ये यहाँ पर अंतर बिल्कुल आज स्पष्ट हो जाएगा। लोकसभा यह प्रथम सदन होता है, राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। इसे निम्न सदन कहते हैं और इसे उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन या इसे कभी कभी चर्चित सदन भी बोलते हैं लोकसभा को। 1954 से पहले इसे जनता का सदन कहते थे और 1954 से पहले इसे क्या कहते थे, राज्य परिषद कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसे क्या कहते हैं। तो 1954 से पहले इसे जनता का सदन, इसे राज्य परिषद कहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यानी राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये अस्थाई सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा स्थायी सदन है इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा अस्थाई सदन है इसलिए इसे इसलिए इसे भंग किया जा सकता है। तो फिर से देख लीजिए कि ये प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है, इसे निम्न सदन बोलते, इसे उच्च सदन। 1954 से पहले इसे जनता का सदन कहते थे, 1954 से पहले इसे राज्य परिषद कहते थे। इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये अस्थाई सदन है, ये स्थायी सदन है। तो बिल्कुल यानी कि आज आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें अंतर क्या है। तो अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग बिल्कुल कर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब आज आपको मैं राज्यसभा के बारे में बता दूँ, यानी कि राज्यसभा क्या होती है, कैसे इसके मेंबर बनते हैं और किस प्रकार का इसमें चुनाव होता, कहाँ से सदस्य आते हैं, यानी राज्यसभा के बारे में फुल डिटेल से आपको बताऊंगा। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, यानी 250 से अधिक सदस्य नहीं बन सकते। कम तो हो सकते हैं लेकिन अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। कैसे होंगे वो? 238 सदस्य तो होंगे तुम्हारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्य होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो टोटल मिला के 250 हो गए, यानी कि 238 सदस्य राज्यों और प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, वर्तमान में 245, यानी 250 सदस्य अभी नहीं है, तो वर्तमान में 245 सदस्य है। तो इसमें 229 सदस्य तो राज्यों से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से है, जिसमें 4 सदस्य किससे हैं? केंद्र शासित प्रदेश से है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, यानी मनोनीत वाले पूरे हैं। अब बात आती है कि जो इसमें सदस्य बनते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 कि इनकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी हो, मतलब कि कम से कम ये 30 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके हों, और नंबर 3 ये लाभ के पद पर ना हो, यानी कि योग्यता इनकी क्या है कि ये कम से कम 30 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके हों, भारत के नागरिक हों और लाभ के पद पर, लाभ के पद मतलब सरकारी जॉब वगैरह ना करते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। अब देखते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 भाग सदस्य क्या हैं? रिटायर्ड होते रहते हैं, मतलब 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे और उतने ही बढ़ा लिए जाएंगे।
तो इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के मेंबर या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 6 वर्ष होता है। और इनका कार्य क्या है? विधेयकों को पारित करना। ये तो पहले ही बता चुके कि इन जो मेंबर जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? विधेयकों को पास करना। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो धन विधेयकों को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा ने अगर कोई विधेयक पास किया है और राज्यसभा में भेजा गया वो, तो राज्यसभा धन विधेयक को रोक नहीं पाएगी, यानी निरस्त नहीं कर सकती है, यानी उसे पास करना होगा अवश्य। यानी धन विधेयक को राज्यसभा जरूर पास करेगी, लेकिन वो इतना कर सकती है कि वह 14 दिन तक इसे रोक सकती है। अंततः उन्हें साइन करने पड़ेंगे, यानी कि वह जरूर इसे पास करेगी, बस 14 दिन तक इसे रोक सकती है। अब नोट पॉइंट एक लिखवाया है, इसमें देख लीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा में एक सभापति होता है तथा एक उपसभापति होता है। तो सभापति कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। सीधे क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो क्या बताएंगे? उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति, जिसका चयन सदस्यों में से ही किया जाता है। कहने का मतलब ये है, एक उपसभापति होता है। उपसभापति का चयन कैसे होगा? जो सदस्य होंगे वही सदस्य एक जो अच्छा मेंबर होगा, मतलब जिसके सब संबंध अच्छे, यानी कि जो सभी सदस्य समझे कि जी हाँ अच्छे से उपसभापति का पद संभाल लेगा, तो उसे उपसभापति बना दिया जाता है और सदस्य ही उसे उपसभापति बना देते हैं। तो यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उपसभापति ये सदस्य ही उसको बनाएंगे। फिर बात आती है इनका निर्वाचन, यानी निर्वाचन कैसे होगा? तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनका चयन करते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो ही राज्यसभा के मेंबरों का चयन करते हैं। यानी हर राज्य में एक विधानसभा होती है, तो हर राज्यों से राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं। तो जो विधानसभा के जो मेंबर हैं वो अपने अपने राज्यों से राज्यसभा के मेंबर को भेजते हैं, यानी उनको किसे बनाना है तो वो निर्णय करेंगे। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि पीछे बता चुके हैं, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। एक पॉइंट और इसमें आता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोनीत करने का जो तरीका है वो कहाँ से लिया गया है। सीधे क्वेश्चन आता है कि मनोनीत जो राष्ट्रपति मनोनयन करता है उसका तरीका कहाँ से लिया गया, तो हम क्या टिक करेंगे? आयरलैंड से। मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ताकि ध्यान बने रहे। अनुच्छेद 249, यानी अनुच्छेद 249 क्या कहता है? यदि राज्यसभा 2/3 भाग से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची की मदों पर कानून बना सकती है। ये क्वेश्चन सीधे आता है, यदि राज्यसभा 2/3 भाग से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची की मदों पर कानून बना सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको राज्यसभा के बारे में फुल डिटेल से बताया, और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा
और मैं बिल्कुल जीरो से आपको क्वालिटी पढ़ाऊँगा। आप जाइएगा और नंबर 1 यानी पहले पार्ट से मेरा जो है वीडियो देखिएगा और क्रम से आज जो 7वां वीडियो है क्रम से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसी प्रकार अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा क्या कमी रहे। कुछ अगर कमी हो तो उसके बारे में भी चर्चा कीजिएगा और आपको मैं इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स, और उन नोट्स की आप रिवीजन करिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन पेपर, तो आपके अच्छे से पेपर सॉल्व होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के लिए दोस्तों इतना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।